हम अपने आसपास की दुनिया के एक बहुत ही बुनियादी मतलब एक वेरी फंडामेंटल सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो हवा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं या जो खाना हम खाते हैं, अरे जिस कुर्सी पर अभी बैठे होंगे, ये सब आखिर बना किस चीज से है? चलिए, आज इसी की तह तक चलते हैं। तो ये जो चीज है ना, जिससे सब कुछ बना है, साइंटिस्ट के पास इसके लिए एक खास शब्द है। वो इसे कहते हैं पदार्थ। तो साइंटिफिक भाषा में कहें तो कोई भी चीज जिसमें थोड़ा वजन हो, मतलब मास हो, और जो जगह घेरती हो, उसे हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। सिंपल रहे ना? अपने चारों तरफ एक बार नजर घुमाकर देखिए, लगभग हर चीज जो दिख रही है वो पदार्थ ही है। ये सवाल कोई नया नहीं है, सदियों से लोग सोचते आए हैं। जैसे हमारे भारत के जो प्राचीन दार्शनिक थे, उनका मानना था कि सब कुछ पंचतत्व से बना है, हवा, पानी, आग, धरती, आकाश। पर आज मॉडर्न साइंस हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है, एक ऐसी कहानी जो सबूतों पर, एविडेंस पर टिकी है। तो ठीक है, मॉडर्न साइंस ने इस पर सोचना शुरू किया और उनके सामने अगला बड़ा सवाल, अगली बड़ी पहेली ये थी कि पदार्थ की असल बनावट क्या है, ये अंदर से कैसा दिखता है। और इस पर ना एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी। एक तरफ लोग कहते थे कि पदार्थ एक ठोस कंटिन्यूअस चीज है, जैसे लकड़ी का एक पूरा लट्ठा, और दूसरी तरफ कुछ लोग मानते थे कि नहीं, ये तो रेत के दानों की तरह छोटे 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 कणों मतलब पार्टिकल्स से बना है। अब सच क्या है, इसका पता कैसे चले? एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट से। ये एक्सपेरिमेंट इतना आसान है कि कोई भी घर पर कर सकता है। बस सोचिए, आपने एक ग्लास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी या नमक डाला और घोल दिया। अब यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। जरा ध्यान से सोचिए, आपने पानी में कुछ मिलाया है ना, तो पानी का लेवल, उसका स्तर थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, पर वो तो गया ही नहीं। तो सवाल ये है कि वो चीनी या नमक गया कहाँ? एकदम से गायब हो गया क्या? यही सवाल हमें हमारे जवाब तक ले जाएगा। और ये रहा पहला बड़ा आहा मोमेंट। पानी का लेवल इसीलिए नहीं बढ़ा क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में खाली जगह थी, और चीनी के जो छोटे छोटे कण थे वो जाकर उन्हीं खाली जगहों में फिट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ लकड़ी के लट्ठे जैसा सॉलिड नहीं है, बल्कि रेत के दानों की तरह छोटे छोटे कणों से बना है। ओके, तो एक बात तो पक्की हो गई कि हर चीज पार्टिकल्स यानी कणों से बनी है। पर इन कणों के और क्या क्या राज हैं? मतलब इनके सीक्रेट्स क्या है? ये बिहेव कैसे करते हैं? चलिए, अब इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो साइंटिस्ट्स ने पाया कि ये जो पार्टिकल्स है ना, ये बस 3 सिंपल से नियमों को, 3 रूल्स को फॉलो करते हैं। और कमाल की बात यह है कि यही 3 नियम तय करते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया कैसी दिखेगी। मतलब पदार्थ सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। पहला सीक्रेट तो हम अभी अभी देख चुके हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में नमक घुल गया, या जब हम चाय बनाते हैं तो चीनी के, चाय पत्ती के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच की जगह में ही तो फैल जाते हैं। अब आता है सीक्रेट नंबर 2, और वो ये है कि ये पार्टिकल्स कभी भी एवर शांत नहीं बैठते। ये हमेशा मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली हिलते डुलते, भागते दौड़ते रहते हैं। अरे यही तो वजह है कि जब कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलती है तो उसकी खुशबू के पार्टिकल्स हवा में घूमते घूमते हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। साइंस की भाषा में इस मूवमेंट वाली एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। और एक मजेदार बात, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये पार्टिकल्स और भी तेज भागने लगते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसीलिए तो गर्मा गर्म खाने की महक दूर तक आती है, जबकि ठंडे खाने की नहीं, क्योंकि गर्म खाने के पार्टिकल्स में ज्यादा एनर्जी होती है, वो ज्यादा तेजी से फैलते हैं। और अब तीसरा और आखिरी सीक्रेट, वो है अट्रैक्शन यानी आकर्षण। पदार्थ के ये जो कण है ना, ये एक दूसरे को एक फोर्स से, एक बल से खींच कर रखते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई इनविजिबल गोंद इन्हें आपस में चिपकाए हुए है। और ये जो तस्वीर है ना, ये इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। देखिए, जैसे ही डांसर्स एक दूसरे को कस कर पकड़े हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही पदार्थ के पार्टिकल्स भी एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं। अब किसी चीज में ये पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत होती है तो किसी में बहुत ही कमजोर। तो अब हमारे पास तीनों सीक्रेट्स हैं। पहला, पार्टिकल्स के बीच स्पेस है। दूसरा, वो हमेशा मूव कर रहे हैं। और तीसरा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं,
अब इन तीनों को मिलाकर हम दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को सुलझाने के लिए तैयार हैं कि आखिर पदार्थ अलग-अलग स्टेट्स में, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्यों होता है। नतीजा ये है कि सब कुछ बस इन 3 चीजों का खेल है। पार्टिकल्स के बीच कितनी जगह है, वो कितनी तेजी से भाग रहे हैं, और उनके बीच का अट्रैक्शन, वो गोंद कितना मजबूत है। बस यही 3 चीजें मिलकर तय करती हैं कि कोई चीज ठोस होगी, द्रव होगी या गैस। चलिए अब जरा इन तीनों स्टेट्स को एक एक करके साइड बाय साइड रखकर समझते हैं। यहाँ इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड्स की, यानी ठोस चीजों की। इनमें पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल चिपटे होते हैं, कसकर बंधे हुए। उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स इतना मजबूत होता है कि वो कहीं जा ही नहीं सकते, बस अपनी जगह पर खड़े खड़े वाइब्रेट करते रहते हैं, कांपते रहते हैं। और इसीलिए एक पत्थर या मेज का अपना एक फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है। अब आते हैं लिक्विड्स यानी द्रवों पर। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकते हैं, मतलब फ्लो कर सकते हैं। यही वजह है कि पानी बहता है और आप उसे जिस भी ग्लास या बॉटल में डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। और आखिर में है गैसेस। इनमें तो समझ लीजिए पार्टिकल्स के बीच कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, बिल्कुल जीरो। वो पूरी तरह से आजाद हैं, फुल ऑफ एनर्जी, और पागलों की तरह हर दिशा में भागते रहते हैं। इसीलिए गैस को जिस भी कंटेनर में रखो वो उसे पूरी तरह भर देती है। और क्योंकि उनके बीच इतनी ज्यादा खाली जगह होती है, आप उन्हें आसानी से दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो आज हमने क्या जाना? यही कि ये जो दुनिया हमें इतनी ठोस, इतनी सॉलिड लगती है, वो असल में छोटे छोटे नाचते गाते पार्टिकल्स और ढेर सारी खाली जगह से बनी है ना कमाल की बात? पर एक आखिरी सवाल, अगर सब कुछ ज्यादातर खाली जगह ही है, तो जब हम किसी दीवार को धक्का देते हैं तो हमारा हाथ उसके आर पार क्यों नहीं चला जाता? इस पर सोचिएगा जरूर। आज का हमारा सवाल बहुत ही सीधा सा है, लेकिन दिलचस्प भी, कि क्या हमारे आसपास जो चीजें हैं वो सच में शुद्ध हैं? अरे, हम सब ने देखा है, दूध का डिब्बा, घी का पैकेट, नमक, सब पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है प्योर, यानी शुद्ध। पर कभी सोचा है कि इस शब्द का असली मतलब क्या है? क्या ये वही है जो हम सब समझते हैं? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, आम बोलचाल में तो शुद्ध का मतलब है जिसमें कोई मिलावट ना हो, सीधा सा हिसाब है। लेकिन जैसे ही हम साइंस की दुनिया में कदम रखते हैं ना, पूरी कहानी ही बदल जाती है। एक साइंटिस्ट के लिए शुद्ध का मतलब है कि उस चीज में मौजूद हर एक कण, जी हां, हर एक पार्टिकल का केमिकल नेचर बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो इस शुद्धता के भ्रम को तोड़ेंगे, फिर हम उतरेंगे मिश्रणों की दुनिया में, उनके 3 खास प्रकारों से मिलेंगे, एक बड़ा ही मजेदार लाइट बीम टेस्ट भी देखेंगे, और आखिर में वापस आएंगे पदार्थ के सबसे बुनियादी हिस्सों पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर का पहला पड़ाव और समझते हैं कि साइंस की नजर में शुद्धता आखिर है क्या। तो ये रही वैज्ञानिक परिभाषा। और इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस दूध को हम इतने भरोसे से शुद्ध कहते हैं, वो वैज्ञानिकों की नज़र में बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। क्यों भला? अरे भाई, क्योंकि दूध असल में पानी, फैट, प्रोटीन और न जाने कितनी ही दूसरी चीज़ों का एक मिक्सचर है। इसमें एक तरह के पार्टिकल्स हैं ही नहीं। और बस यहीं से एंट्री होती है मिक्सचर यानी मिश्रण की। सच तो ये है कि हमारे आसपास की ज़्यादातर चीज़ें, चाहे वो समुद्र का पानी हो, मिट्टी हो, या फिर ये हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, सब के सब मिश्रण ही तो हैं। ये कई तरह के शुद्ध पदार्थों के मिलने से बने हैं। अच्छा, तो अब ये तो साफ हो गया कि हम सब मिश्रणों से घिरे हैं। तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि इन्हें बांटा कैसे जाता है? इन्हें हम मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में रख सकते हैं। पहला है समांगी, यानी होमोजीनियस। इसमें चीजें ऐसे घुल मिल जाती हैं कि पता ही नहीं चलता। जैसे पानी में नमक घुल दिया, अब नमक के दाने दिखते हैं क्या? नहीं ना, बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। और दूसरा है विषमांगी, यानी हेट्रोजीनियस। इसमें चीजें अपनी अलग पहचान बनाए रखती हैं, जैसे तेल और पानी। कितना भी मिला लो, रहेंगे अलग अलग ही, वो कभी एक नहीं होते। चलिए अब कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं, जहां ये और भी मजेदार होने वाली है। मिश्रणों की इस दुनिया में समझिए कि 3 मेन हीरो हैं जिनसे हमारी मुलाकात होगी: सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। तो सबसे पहले मिलते हैं विलयन, यानी सॉल्यूशन से। ये एक परफेक्ट होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें सब कुछ इतनी अच्छी तरह से घुल जाता है कि कुछ अलग दिखता ही नहीं। नींबू पानी या सोडा वाटर को ही ले लीजिए।
ऐसा तो नहीं होता ना कि पहला घूंट मीठा और आखिरी खट्टा हो। हर घूंट का स्वाद बिल्कुल एक जैसा होता है। तो विलियन की खास बात क्या है? देखिए, इसके पार्टिकल्स इतने इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम देख तो सकते ही नहीं। ये लाइट की किरण को भी नहीं फैलाते। मतलब अगर एक साफ सुथरे सोल्यूशन से लेजर लाइट पास करें तो लाइट का रास्ता दिखेगा ही नहीं। और ये बहुत स्टेबल होते हैं। मतलब नमक घोल दिया तो घोल दिया, वो अपने आप नीचे नहीं बैठेगा। अब मिलते हैं सोल्यूशन के बिल्कुल उल्टे कैरेक्टर से, निलंबन यानी सस्पेंशन। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ पार्टिकल्स घुलते नहीं हैं, बस कह सकते हैं कि लिक्विड में तैरते रहते हैं। सोचिए, जैसे पानी में चॉक पाउडर मिला दिया हो या आटा घोल दिया हो। सस्पेंशन को पहचानना बहुत आसान है। इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि आराम से दिखाई देते हैं, और ये मिक्सचर बिल्कुल अनस्टेबल होता है। थोड़ी देर छोड़ दीजिए, सारे कण नीचे जाकर बैठ जाएंगे। और हाँ, इसे एक फिल्टर पेपर से छानकर आराम से अलग भी किया जा सकता है। और अब बारी है तीसरे और सबसे मिस्टीरियस किरदार की, कोलॉइड। ये है असली धोखेबाज। पता है क्यों? क्योंकि ये दिखता तो सॉल्यूशन जैसा होमोजीनियस है, पर असल में होता हेट्रोजीनियस है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारा दूध। कोलॉइड की दुनिया ना वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की है। इसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन से तो बड़े हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे। इसीलिए ये हमें आंखों से दिखाई तो नहीं देते, पर इतने बड़े जरूर होते हैं कि लाइट को फैला सकें। और एक और बात, सस्पेंशन की तरह ये अनस्टेबल नहीं होते, बल्कि काफी स्टेबल होते हैं। तो चलिए फटाफट से इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे छोटे पार्टिकल्स स्टेबल, सस्पेंशन सबसे बड़े पार्टिकल्स अनस्टेबल, और कोलॉइड बीच का रास्ता, मीडियम साइज के पार्टिकल्स स्टेबल तो हैं लेकिन ये लाइट को फैलाता है। और यही वो चीज है जो इसे सॉल्यूशन से एकदम अलग बना देती है। लाइट को फैलाने की ये जो खास ताकत है ना, यही हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट तक ले जाती है। एक ऐसा टेस्ट जो कोलॉइड की असली पहचान है। इस कमाल के इफेक्ट का नाम है टिंडल इफेक्ट। ये एक तरह का जादू ही है जो तब होता है जब लाइट की किरण कोलॉइड के पार्टिकल्स से टकराती है और चारों तरफ बिखर जाती है। और इसी बिखराव की वजह से हमें लाइट का पूरा रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण हम सब ने देखा है। कभी किसी घने जंगल में पेड़ों के बीच से आती सूरज की किरणें देखी हैं? या फिर किसी अंधेरे कमरे में एक छोटे से रोशनदान से आती हुई रोशनी? हवा में जो धूल और नमी के कण होते हैं ना, वो मिलकर एक कोलॉइड बना देते हैं। और जब सूरज की रोशनी इनसे टकराती है तो बिखर जाती है और हमें रोशनी का वो खूबसूरत रास्ता दिखाई देता है। बस यही तो है टिंडल इफेक्ट। तो चलिए अब घूम फिरकर हम वापस वहीं आते हैं जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी, यानी शुद्ध पदार्थ, जो असल में मैटर के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये जो शुद्ध पदार्थ होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स यानी तत्व मैटर का सबसे बेसिक फॉर्म है, जैसे लोहा या ऑक्सीजन। इन्हें किसी भी केमिकल तरीके से और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। अब इन एलिमेंट्स को भी हम आगे बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है मेटल्स यानी धातु। इनकी पहचान क्या है? ये आमतौर पर चमकदार होते हैं, मजबूत होते हैं और सबसे जरूरी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। सोना, लोहा, तांबा, ये सब मेटल्स ही हैं। और मेटल्स के ठीक ऑपोजिट होते हैं नॉन मेटल्स यानी अधातु। इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। ये ना तो चमकदार होते हैं ना मजबूत, और ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन। तो अब अगली बार जब सुबह की कॉफी या चाय का कप हाथ में हो या बस यूं ही एक गहरी सांस ले रहे हों, तो एक सेकंड के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, जो हमारे हाथ में है या जो हवा हम ले रहे हैं वो क्या है? एक सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन या फिर एक कोलाइड? साइंस सच में हमारे चारों। ये एक ऐसा सवाल है जिसने हजारों सालों से इंसानों को उलझाए रखा है। तो चलिए आज हम इसी रहस्य की तह तक चलते हैं, एक ऐसी जासूसी कहानी के साथ जो हमें पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से तक ले जाएगी। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी भी चीज को आधा काटा जाए, फिर उस आधे हिस्से को और आधा, और फिर उससे और भी आधा, तो क्या यह सिलसिला हमेशा चलता रहेगा? या फिर क्या एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एक इतना छोटा कण मिलेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता? ये एक बहुत पुरानी पहेली है। हमारी ये जो जासूसी कहानी है ना, इसकी शुरुआत होती है हजारों साल पहले, प्राचीन काल में। उस वक्त सोचिए, कोई लैब नहीं थी, कोई मॉडर्न मशीनें नहीं थी।
फिर भी कुछ महान विचारकों ने सिर्फ अपनी सोच के दम पर इस पहेली को सुलझाने की पहली कोशिश की। और कमाल की बात देखिए, लगभग एक ही समय पर दुनिया के दो अलग-अलग कोनों में लोग एक ही नतीजे पर पहुंच रहे थे। भारत में महर्षि कणाद ने कहा कि अगर हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो आखिर में एक ऐसा अविभाज्य कण मिलेगा जिसे उन्होंने नाम दिया परमाणु। और लगभग उसी दौरान ग्रीस में डेमोक्रिटस ने भी यही बात कही और उसे नाम दिया एटम, जिसका मतलब ही होता है जिसे काटा न जा सके। पर यह सब एक दार्शनिक विचार था, एक थ्योरी। इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था और इसीलिए करीब-करीब 2300 सालों तक परमाणु का ये आइडिया सिर्फ किताबों और बहसों में ही जिंदा रहा, बस एक वैज्ञानिक सबूत का इंतजार करता रहा। अब कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं और सीधा पहुंचते हैं 18वीं शताब्दी में। इस दौर में ये रहस्य फिलोसोफर्स के दिमाग से निकलकर साइंटिस्ट्स की लैब में आ गया और यहीं से हमारी इस जासूसी कहानी में कुछ बहुत जरूरी सुराग मिलने शुरू हुए। पहला बड़ा सुराग खोजा एंटोनी लेवोजियर जैसे वैज्ञानिकों ने। उन्होंने देखा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई भी चीज गायब नहीं होती। हाँ, चीजों का रूप बदल सकता है पर उनका कुल वजन यानी कि द्रव्यमान हमेशा उतना का उतना ही रहता है। और इस नियम को साबित करने के लिए साइंटिस्ट्स ने कुछ इस तरह का सेटअप इस्तेमाल किया। ये एक बंद फ्लास्क है जिसमें दो अलग-अलग केमिकल्स को बिना मिलाए रखा गया है। ऐसा इसलिए ताकि वो रिएक्शन से पहले और बाद में हर चीज को एकदम सटीक तरीके से नाप सकें। तरीका बहुत सीधा सा था। पहले उन्होंने बंद फ्लास्क का वजन किया, फिर फ्लास्क को थोड़ा झुकाया ताकि दोनों केमिकल्स मिल जाएं और रिएक्शन हो जाए। और जब उन्होंने इसे दोबारा तौला तो वजन बिल्कुल वही था। इससे एक बहुत गहरी बात साबित हुई, पदार्थ गायब नहीं होता, वो बस खुद को फिर से अरेंज कर लेता है। इसके बाद मिला दूसरा हैरान कर देने वाला सुराग जिसे जोसेफ प्राउस्ट ने खोजा था। उन्होंने पाया कि कोई भी कंपाउंड जैसे कि पानी हमेशा एक ही रेसिपी से बनता है, मतलब उसमें मौजूद एलिमेंट्स का वजन के हिसाब से अनुपात हमेशा एक जैसा ही रहता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पानी, चाहे वो नदी का हो, बारिश का हो या लैब में बनाया गया हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का अनुपात हमेशा 1 और 8 का ही होगा। बिल्कुल वैसे ही अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा 14 और 3 का होता है। ये एक ऐसा नियम था जो कभी नहीं टूटता। और अब हमारी जासूसी कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब एंट्री होती है एक ऐसे शानदार दिमाग की जो इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ने वाला था। तो मिलिए हमारे इस केस के जासूस से, जॉन डाल्टन, एक अंग्रेज केमिस्ट जिन्होंने इन दोनों अटूट नियमों को देखा और एक ऐसी थ्योरी पेश की जिसने सब कुछ समझा दिया। डाल्टन का आइडिया सच में क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, मान लीजिए कि हर चीज उन छोटे अविभाज्य कणों से बनी है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। अब देखिए, अगर इन परमाणुओं को नष्ट नहीं किया जा सकता तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाता है ना? और अगर अलग-अलग तत्वों के परमाणु एक फिक्स्ड अनुपात में जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं तो ये स्थिर अनुपात के नियम को भी समझाता है। मतलब एक ही थ्योरी से दोनों पहेलियों का इतना सरल और शानदार समाधान। तो ठीक है, अब वैज्ञानिक ये तो मान चुके थे कि परमाणु होते हैं, पर अगला सवाल था कि भाई ये दिखते कैसे हैं, ये कितने बड़े होते हैं और इन्हें मापें तो मापें कैसे? इनके अविश्वसनीय रूप से छोटे आकार का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस बात पर गौर कीजिए। अगर लाखों परमाणुओं को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो उनकी ऊंचाई कागज की एक पतली सी शीट से ज्यादा नहीं होगी। ये स्लाइड हमें उस स्केल को समझने में थोड़ी मदद करती है। एक हाइड्रोजन परमाणु का साइज 1 मीटर का 10 अरबवां हिस्सा होता है। मतलब इसकी तुलना में तो एक चींटी भी किसी विशालकाय जानवर जैसी लगती है। अब इतने छोटे कण का वजन करना, वो तो नामुमकिन था। इसलिए वैज्ञानिकों को एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ी। उन्होंने कार्बन के एक खास टाइप कार्बन 12 को स्टैंडर्ड चुना और उसके वजन के 12वें हिस्से को एक एटॉमिक मास यूनिट या यू कह दिया। इस मुश्किल आइडिया को समझने के लिए यह तरबूज वाला उदाहरण एकदम परफेक्ट है। सोचिए, एक फल वाले के पास तौलने के लिए बाट नहीं है। वो एक तरबूज को 12 यूनिट मान लेता है और उसके 12 बराबर टुकड़े कर देता है। अब हर टुकड़ा 1 यूनिट का हो गया। अब वो किसी भी दूसरे फल को इन टुकड़ों से तौल सकता है ना? बस वैज्ञानिकों ने कार्बन 12 परमाणु के साथ ठीक यही किया और इससे उन्हें बाकी सभी परमाणुओं का रिलेटिव मास पता चल गया। तो ठीक है, ये बुनियादी कण तो समझ आ गए, पर ये मिलकर उस दुनिया को कैसे बनाते हैं
जिसे हम देखते और महसूस करते हैं? देखिए, परमाणु शायद ही कभी अकेले रहते हैं। वो अक्सर टीम बना लेते हैं। जब दो या दो से ज्यादा परमाणु केमिकली जुड़ते हैं तो वे मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है या पा लेता है और उस पर कोई चार्ज आ जाता है तो वो आयन कहलाता है। बस यही मॉलिक्यूल्स और आयन्स आपस में मिलकर दुनिया की हर चीज बनाते हैं। और यहां आकर हमारी कहानी पूरी होती है। हजारों सालों के विचारों, थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स के बाद आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें वो देखने की ताकत देती है जो कभी अदृश्य था। ये सिलिकॉन की सतह की एक असली तस्वीर है, और ये जो नीले धब्बे दिख रहे हैं ना, ये सचमुच के अलग अलग परमाणु हैं। जो कभी सिर्फ एक फिलॉसफी थी, आज वो एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम देख सकते हैं। डाल्टन का मानना था कि परमाणु अविभाज्य हैं, मतलब उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, और इस थ्योरी ने 200 साल पहले के केमिस्ट्री के सारे रहस्य सुलझा दिए थे। लेकिन विज्ञान कभी एक जगह रुकता नहीं है। तो ये कहानी हमें एक नए और भी ज्यादा रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या होता अगर हम एक अविभाज्य परमाणु को ही तोड़ने की कोशिश करते? खैर, ये एक ऐसी कहानी है जो आगे चलकर तो बात शुरू होती है बहुत पहले से, जब जॉन डाल्टन के सिद्धांत के हिसाब से ये माना जाता था कि परमाणु ही पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। एक बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी तस्वीर थी। लेकिन क्या ये सच था? क्या कहानी इतनी ही सिंपल थी? जैसा कि आगे पता चलेगा, इस सीधे साधे विचार को एक बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली थी। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी असली जासूसी कहानी, मतलब एटम की पहेली। वो पहले सुराग मिलने लगे थे जिनसे ये पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ राज छुपे हैं, कुछ और छोटे हिस्से मौजूद हैं। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। दो ऐसे कणों की खोज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। जे थॉमसन ने नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन का पता लगाया और ई गोल्डस्टीन के काम से हमें पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन के बारे में पता चला। और अचानक से ये बात साफ हो गई कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है। तो अब सवाल ये था कि अगर एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, तो भाई ये रहते कैसे हैं एक साथ? इनकी जमावट कैसी है? तो इस पहेली को सुलझाने की जो पहली कोशिश हुई ना, वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले साइंटिस्ट ने की। तो ये है हमारे पहले जासूस, जे थॉमसन। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने एटम का एक बाकायदा मॉडल पेश किया। इनका मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल। अब इसको ऐसे समझिए जैसे एक तरबूज है। जो पूरा लाल हिस्सा है वो हो गया पॉजिटिव चार्ज का गोला, और उसमें जो बीज धसे हुए हैं ना, वो हो गए नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा सिंपल था, और इससे ये भी समझ आता था कि एटम पर ओवरऑल कोई चार्ज क्यों नहीं होता। मॉडल तो बड़ा सीधा साधा था, पर सवाल ये है कि क्या ये सही था? यहीं पर हमारी कहानी में एक जबरदस्त ड्रामा होने वाला था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के एक कमाल के एक्सपेरिमेंट के साथ। तो देखिए, सेटअप कुछ इस तरह का था। उन्होंने क्या किया कि तेज चलने वाले पॉजिटिव चार्ज्ड वाले अल्फा पार्टिकल्स, मतलब समझिए कि छोटी छोटी पॉजिटिव गोलियां, उन्हें सोने की एक बहुत ही पतली परत पर फायर किया। वो देखना चाहते थे कि ये गोलियां उस प्लम पुडिंग से कैसे गुजरती हैं। और जो नतीजे आए वो इतने हैरान करने वाले थे कि रदरफोर्ड ने खुद बाद में कहा, ये कुछ ऐसा ही था जैसे आप एक 15 इंच के तोप के गोले को एक टिश्यू पेपर पर चलाएं और वो पलटकर आपको ही लग जाए। सोचिए कितना बड़ा शॉक रहा होगा। तो आखिर उन्होंने देखा क्या? पहली और सबसे आम चीज जो हुई वो ये कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स उस पतली सी फॉइल से सीधे आर पार निकल गए बिना किसी रुकावट के। फिर दूसरी चीज, कुछ पार्टिकल्स अपने रास्ते से हल्का सा भटक गए, डिफ्लेक्ट हो गए। और फिर आया तीसरा, सबसे हैरान करने वाला नतीजा। बहुत ही कम पार्टिकल्स, मतलब करीब 12,000 में से कोई एक, वो सीधा गया, टकराया और 180 डिग्री पर वापस आ गया। ये तो प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से हो ही नहीं सकता था। तो इन चौंकाने वाले नतीजों से एटम की एक बिल्कुल ही नई, एक क्रांतिकारी तस्वीर सामने आई। तो रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया। पहला नतीजा, क्योंकि ज्यादातर कण सीधे निकल गए, इसका मतलब एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। दूसरा,
क्योंकि कुछ पॉजिटिव कण भटक गए तो इसका मतलब ये है कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटी घनी जगह पर इकट्ठा है। और तीसरा, जो कण टकरा कर वापस आए उनसे ये पता चला कि एटम का लगभग सारा वजन, सारा मास भी उसी छोटी सी जगह में है, और इसी सेंटर को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। तो आप देखिए कितना बड़ा फर्क था दोनों मॉडल्स में। थॉमसन के मॉडल में सब कुछ फैला हुआ था, पॉजिटिव चार्ज, मास, सब कुछ। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एक छोटे से न्यूक्लियस में सिमट गया और इलेक्ट्रॉन्स उसके चक्कर लगा रहे थे। मगर रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिजिक्स के जो नियम हैं उनके हिसाब से अगर कोई चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो एनर्जी छोड़ेगा और धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो घूमते घूमते धड़ाम से न्यूक्लियस में जा गिरेगा। अगर ऐसा होता तो कोई भी एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता था। तो ये पहेली अभी भी सुलझी नहीं थी। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कहानी में एंट्री होती है नील्स बोर की। इन्होंने ही एटम के स्टेबल होने की इस पहेली को सुलझाया। बोर का आइडिया बहुत ही कमाल का था। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड एनर्जी वाले रास्तों पर या शेल्स में ही घूम सकते हैं, और जब तक वो अपने इस खास शेल में हैं तब तक वो कोई एनर्जी नहीं खोते। बस इसी एक आइडिया ने एटम को ढहने से बचा लिया। और फिर 1932 में इस पहेली का आखिरी टुकड़ा भी मिल गया। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, एक ऐसा पार्टिकल जो न्यूक्लियस में ही होता है पर उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और इसके साथ ही हमारे एटम की मॉडर्न तस्वीर लगभग पूरी हो गई। तो ठीक है, अब हमारे पास सारे पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पर ये एक एटम में अरेंज कैसे होते हैं? इनके भी कुछ नियम हैं। तो बोर और बरी ने मिलकर एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला दिया, 2n²। इससे ये तय होता है कि किसी भी एनर्जी शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ n का मतलब है शेल का नंबर। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, उसके पहले शेल n=1 में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन को देखें तो पहले शेल में 2 और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सोडियम, उसके पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये शेल्स हमेशा अंदर से बाहर की तरफ भरते हैं। सोचिए, बस यही एक सिंपल सा डिजाइन, यही एक ब्लूप्रिंट पानी से लेकर बड़े बड़े सितारों तक सब कुछ बनाता है। पर आखिर इलेक्ट्रॉन्स की ये जमावट ही ये कैसे तय करती है कि कौन सा एटम दूसरे एटम से कैसे मिलेगा, कैसे बात करेगा? खैर, ये एक बिल्कुल अलग और दिलचस्प कहानी की शुरुआत है।